चलिए स्टार्ट करें। हेडिंग डालिएगा। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है रेजोनेंस से, क्योंकि एलसीआर के क्वेश्चन थोड़े सा लेंदी हो जाते हैं, है कि नहीं, और इसके क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। तो देखिएगा रेजोनेंस कंडीशन कब बनती है। सबसे पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये करंट वाली लाइन, और करंट वाली लाइन में क्या होता है, ईएमएफ होता है किसका, रेजिस्टर का। और इसके ऊपर वाली लाइन में इस तरह से होता है ईएमएफ किसका, ईएमएफ किसका, इंडक्टर का। और इधर ईएमएफ किसका होता है, किसका, कैपेसिटर का ना। इस तरह से होता है। तो अब आप देखिएगा, अगर ये जो ईएमएफ है, ये दोनों इंडक्टर का ईएमएफ बराबर हो किसके, आए, कैपेसिटर के ईएमएफ के, तो उस वक्त ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सर्किट जो बचेगी वो कैसी बचेगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कैसी बचेगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये ईएमएफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो सिर्फ सर्किट में कौन बचेगा, रेजिस्टर बचेगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। अगर वो वाला फेजर डायग्राम देखोगे आप, इस वाले फेजर डायग्राम से जब आप जाओगे, ये करंट वाली लाइन और यही लाइन किसकी होगी, रेजिस्टर की ना, रेजिस्टर की। और ये वाली लाइन किसकी होगी, एक्सएल। और ये वाली किसकी होगी, एक्सी। तो एक्सएल और एक्सी आपस में क्या है, बराबर है। अगर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर है तो भी कंडीशन कैसी कहलाएगी, रेजोनेंस कंडीशन। समझ आ रही ना बात। और अगर आपको याद हो Z का फार्मूला, जब ये तीनों होते हैं LCR, तो Z की इंपीडेंस कितने के बराबर होता है, इंपीडेंस जो होता है √R² प्लस, अब जो बड़ा हो, अगर एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल, अगर एक्सी बड़ा हो तो एक्सी, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई क्या होता है, Z होता है। और EMF किसका होता है, ये बैटरी का होता है। तो I इज इक्वल टू EMF बैटरी डिवाइड बाई Z होता है। तो Z अगर मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो कहने का सेंस ये है, जब रेजोनेंस कंडीशन होती है तो उस वक्त सर्किट में करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। समझ गए ना, रेजोनेंस की कंडीशन। तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो एक्सएल बराबर होता है किसके, एक्सी के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल। और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1/LC ना। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/LC इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/√LC लिख सकते हो। समझ आ रही ना बात। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये वाली जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको साइक्लिक चाहिए तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2πf इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहां से f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π√LC लिख सकते हो। एक फार्मूला ये है, ये कौन सी है, साइक्लिक, और ये कौन सी है, एंगुलर। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
ना, फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इसको डिफरेंट दिखा देते हैं, इसमें नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा होती है तो नॉट मतलब क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आ रही ना बात? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहना गलत हो जाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समझ आ रही ना बात? ठीक, इसको कर लीजिए फिर आगे। चलिए एक मिनट ये देख लेते हैं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब रेजोनेंस कंडीशन होगी एलसीआर सर्किट में तो क्या क्या चीजें इक्वल होगी। दो चीजें तो हमें यहाँ पे दिख रही है। ईएमएफ किसका? इंडक्टर का बराबर होगा ईएमएफ कैपेसिटर के, या फिर एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। और दो चीजें हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये एल है ना, और ये सी है, और ये क्या है? आर है। तो ये एल सी आर हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसका क्या होगा? एक्सएल, और इसका क्या होगा? एक्सी ना। तो एक्सएल बराबर होना चाहिए किसके? एक्सी के। और दूसरा क्या? ईएमएफ किसका? ईएमएफ किसका? इंडक्टर का बराबर होना चाहिए ईएमएफ किसका? कैपेसिटर का। और तीसरी चीज, एक चीज आप समझिए, जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ सर्किट में क्या प्योर रेजिस्टिव बचेगी। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बचेगी, जो भी ईएमएफ बैटरी का होगा वही किसका होगा? रेजिस्टर का होगा ना। एक ही तो बचा, सिर्फ रेजिस्टर बचा। तो ईएमएफ किसका? बैटरी का बराबर होगा ईएमएफ किसका? रेजिस्टर का। समझ आ रही ना बात? और तीसरी बात, Z कितने के बराबर हो जाएगा? Z सिर्फ कौन बच रहा है? R। तो Z कितने के बराबर हो जाएगा? R। ये चारों लिख लीजिए अगर आपसे पूछ देता है। एक बात और देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं एक्सएल और एक्सी का, जिससे हमें समझ आए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, इसको इरेज करें। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल ना। और ये कितने के बराबर होता है? 2 पाई एफ एल के बराबर ना। अगर इसका ग्राफ बनाओगे एक्सएल वर्सेस एफ ना, तो एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ जब आप बनाओगे तो एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ किस तरह से होगा? अच्छा, लीनियर होना चाहिए ना। ये y इज इक्वल टू कैसा है? अच्छा, इसको 2 पाई और l को क्या मान लो? कांस्टेंट। ये m हो जाएगा और ये क्या बचेगा? x। तो y पे कौन है? xl, और x पे कौन है? f है। समझ आ रही है? तो ये किसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और कहां से शुरू हो रही है? c कितने के बराबर है? 0 के बराबर। तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये किसका है? एक्सेल वर्सेस एफ का ग्राफ। ऐसे ही आप बनाइए एक्सेल एक्सी वर्सेस एफ का। ये कितने के बराबर होता है? 1/ओमेगा सी। ये कितने के बराबर होगा? 2 पाई एफ सी ना। इसको एक्सी वर्सेस क्या बनाना है? एफ ग्राफ जब बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स ग्राफ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। समझ आ रही है? इनवर्स ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर। मैंने इसको याद रखने का एक जगह पे तरीका बताया था, ध्यान से सुनना। अगर 2 पाई और c इतना चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो ये xc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइड बाई f। इसको इधर लेके आइए, f इंटू क्या हो जाएगा? xc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। तो ये लेंथ इंटू विड्थ जैसा नहीं दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? लेंथ इंटू विड्थ जैसा। तो लेंथ इंटू विड्थ जैसा, ये किसका कॉन्सेप्ट है? रेक्टेंगल का। तो यहां से याद रखना है इसका नाम क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक
बोलिक, या फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हाइपर बोलिक, या दूसरा नाम क्या, इनवर्स ग्राफ। क्या बोलते हैं, इनवर्स ग्राफ। समझ आ रही ना बात? ये दो ग्राफ हो गए। अब तीसरा हम बनाएंगे इंपीडेंस का। किसका बनाएंगे, इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड। क्या चीज, जेड। अच्छा, जेड की इक्वेशन पहले लिख लेता हूं मैं। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा बताइएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाने जा रहे हैं ना, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे, उसमें रेजोनेंस कंडीशन दिखेगी आपको। कौन सी कंडीशन दिखेगी, रेजोनेंस कंडीशन। तो अगर मान लेते हैं, अच्छा एक्सेल कितने के बराबर होता है, इसको भी ओपन कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। आर स्क्वायर प्लस ये कितने के बराबर होगा, ओमेगा एल, और ये माइनस 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब पहली सिचुएशन देखिएगा, इससे आइडिया लगेगा आपको। अगर एफ की वैल्यू 0 हो, एफ की वैल्यू क्या हो, 0, तो ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। तो ये एक्सेल वाली वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन ये वाले में डिवाइड बाई 0 है, तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे रहेगा क्या, इनफाइनाइट। तो ये कैसा आएगा, z, इनफाइनाइट। तो z क्या होने जा रहा है, इनफाइनाइट ना। और अगर f की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, f टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, तो f टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो एक्सेल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्सेल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो घटाओगे तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो z भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कहने का सेंस ये है कि अगर z वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ आप बनाते हैं तो इनिशियली भी क्या होगा, इनिशियली भी क्या होगा, z इनफाइनाइट होगा, और फाइनली भी क्या होगा। तो अगर दोनों टाइम इनफाइनाइट है, इनिशियल और फाइनल, तो बीच में उसका क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। बीच में क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो यहां से लॉजिक हमें लग जाता है, और इसका ग्राफ जो बनता है, z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो बनता है, इनिशियली इनफाइनाइट और फाइनली भी कैसा, इनफाइनाइट। ये ऐसे घटते हुए ये ऐसे बनेगा। समझा, नहीं तो मैं बता तो रहा हूं। हाँ, यहां से आप देख लो, इसके पीछे रीजन है ना। अच्छा, अगर f की वैल्यू, एक मिनट सुनना, अगर f की वैल्यू 0 से आगे हो तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना z का, फाइनाइट आंसर आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। समझ गए ना, एक मिनट सुनना, अगर z की वैल्यू वो क्या कहते हैं, f की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हो, 0 और इन्फिनिटी को छोड़ करके, तो आपकी z की वैल्यू जो आएगी कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी। कैसी आएगी, फाइनाइट। तो इन्फिनिटी से फाइनाइट होना मतलब डिक्रीज होना। समझ आ रहे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीन देखिएगा, ये वाला यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एफ नॉट। कौन सी होगी, एफ नॉट। तो एफ नॉट जब होगी तो z क्या होगा, मिनिमम। z क्या होगा, मिनिमम। z इज इक्वल टू, यही तो है ना फार्मूला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो z मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगी। हाँ, I इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई z, यही होता है ना। तो z क्या होगा, मिनिमम, तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो इससे पता चलता है अगर z का ग्राफ ऐसा है तो I का ग्राफ क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे किसका बन जाएगा, I वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो I वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगी, और ये क्या होगा, एफ नॉट होगा। समझ गए ना, एक मिनट देखना, ये यहां से हमने चेक किया, यहां से हमने चेक किया, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी z इंफिनिटी है, जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी है तब भी z इंफिनिटी है, दोनों सिचुएशन में। और अगर f की वैल्यू फाइनाइट रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। कैसी आएगी, फाइनाइट है। तो इंफिनिटी से फाइनाइट आना मतलब डिक्रीज का केस है ना। तो दोनों केस में f 0 है तब भी क्या है, z इनफाइनाइट, और f इंफिनिटी है तब भी z क्या है, इनफाइनाइट। तो वो दो पॉइंट हमने मार्क कर लिया यहाँ पे।
ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ये इन्फिनिटी पे है। समझ आ रही है ना? फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक चीज आप देखिएगा, जैसे जैसे ऐसे लॉजिकली सोचो थोड़ा सा इस इक्वेशन में, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी में आपको दो टर्म दिख रहा है, एक ओमेगा एल, एक इनवर्स रिलेशन है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली वैल्यू कम होगी और ये बढ़ रही है, तो लगातार नेट क्या होगा है? हाँ, क्या होगा, ये नेट रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। क्या होगा ये, हाँ, जैसे जैसे मान लेते हैं 0 है ना, तो 0 से थोड़ा सा वैल्यू f की क्या होगी, बढ़ेगी। तो थोड़ा सा बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और ये वाली वैल्यू, हाँ, ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, क्या दिखेगा, ज्यादा। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहां से, उतना अच्छा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, अगले वाले ग्राफ से बताता हूं, जस्टिफाई हो जाएगा। समझ आ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे समझो, अगले वाले नहीं, इसी से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक मिनट, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिव ना। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे एक्सेल बराबर होगा किसके, इसको ओपन कर लीजिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एक मिनट ध्यान से सुनना, अभी मान लेते हैं ये बराबर वाला पॉइंट है, इससे कम पे आओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा, इस पॉइंट पे एक्सेल बराबर है किसके, एक्सी के। इसका मतलब क्या है, ओमेगा एल, और इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे ये ओमेगा और ये ओमेगा दोनों क्या है, बराबर। अब थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आओगे, जैसे इधर आओगे तो एफ कम होगा, एफ कम होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये वाली वैल्यू कौन है, एक्सी, और ये वाली वैल्यू कौन है, एक्सेल। तो एक्सेल क्या हुआ है, कम, और ये एक्सी क्या हुआ है, ज्यादा। एक्सेल क्या हुआ है, कम, और एक्सी क्या हुआ है, ज्यादा। तो ऐसे ही फिर अगले स्टेप पे देखिए, अगर इधर जाओगे तब एफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एफ ज्यादा होने की वजह से ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्सेल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये वाली चीज क्या होगी, कम। तो अगर आप देखोगे दोनों इस पॉइंट से जब इधर जा रहे हो तो बढ़ नहीं रहा है ना, और इस पॉइंट से इधर जा रहे हो तब भी क्या हो रहा है, जेड बढ़ रहा है ना, तो सही तो है। एक बार फिर सुन लो, अगर नहीं जस्टिफाइड हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये वाले पॉइंट पे क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, एक्सेल और एक्सी बराबर। जैसे इधर आओगे, थोड़ा सा इधर आओगे तो ये वाली वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या होगी, कम। तो एफ की वैल्यू कम होने से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा ना। तो ये वाली वैल्यू कम होगी और ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो बेसिकली इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ना, बड़ा। अभी तक तो बराबर था, अब उससे ज्यादा आंसर आएगा ना, तो ज्यादा आंसर आएगा, जेड की वैल्यू ज्यादा हुई कि नहीं, तो इधर बढ़ रहा है। अब इधर जाइए, इधर जाने पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा, और ये वाला क्या होगा, कम। तो मतलब पहले 0 था, अब नेट क्या आएगा उससे ज्यादा, तो जेड की वैल्यू ओवरऑल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इधर इंफिनिटी जाता है और ये इधर इंफिनिटी। क्लियर रहेगा ना। अरे एक मिनट देखो, आप इतनी छोटी चीज को नहीं सोच पा रहे हो। एक मिनट सुनना, ओए, इधर ये वैल्यू कितनी है, 10, इधर ये वैल्यू कितनी है, 10 ना। अब आपने क्या किया, इधर फ्रीक्वेंसी कम की, इधर की तरफ आए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा कम नहीं हो जाएगा,
ओमेगा कम होने की वजह से एक्सएल क्या होगा, तो जो इस कंडीशन में एक्सएल था उससे कम होगा ना, और ये एक्सी क्या हो जाएगा, तो यहां पे जो एक्सएल 10 था ना, उससे ओमेगा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 से कितनी बचेगी, 8, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगी, तो अब ओवरऑल इसका डिफरेंस कितना है, -2 होगा, तब भी स्क्वायर है ना, तो प्लस होगा, तो ऐड ही तो होगा। तो z की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही। तो इससे इधर आओगे तब भी z बढ़ रहा है, इधर जाओगे तब भी z बढ़ रहा है। तो अगर z बढ़ रहा है तो समझ ही रहे हो, ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। कौन सा, अगर z मिनिमम जहां पे होगा तो I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF बाई z, इनवर्स रिलेशन है। इसको जल्दी करिए यार, ठीक है। है दूसरा वाला, मतलब करंट वाला बता रहा हूं, इसको लिख लो, ये 2 लाइनें लिख लो। ओए हो गया ना, देखो ये वाला z का ग्राफ है और ये वाला किसका है, करंट का। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई z। तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो इसके ग्राफ का उल्टा ग्राफ होगा करंट का, हो जाएगा। ए देखो टाइम मत लगाओ, जल्दी खत्म करते हैं। एक मिनट, दोनों ग्राफ में एक एक लाइन लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है, और वो थ्योरेटिकल आंसर क्या होगा समझिएगा। एक मिनट, अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हो तो जेड पहले क्या करता है, डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज। और करंट की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे करंट क्या करती है, इंक्रीज, फिर क्या करती है, डिक्रीज। ये कब है, रेजोनेंस कंडीशन में। तो आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है इस पे, समझ आ रही ना बात। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे z की वैल्यू पहले डिक्रीज करती है, फिर क्या करती है, इंक्रीज करती है। और करंट की वैल्यू पहले इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। लिख चुके, ट्यूनिंग, ठीक है। ये क्या होता है समझिएगा, ट्यूनिंग। इसमें एक टॉपिक पहले समझते हैं, बैंडविड्थ। क्या समझते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ किसे कहते हैं, एक मिनट सुनना, अबे सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। बैंडविड्थ क्या होती है उसको समझते हैं। अगर आपके पास करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाइए, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, आपके पास आरएलसी सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। ये आरएलसी सर्किट है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ये आर सी एल, ये हो गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या कहते हैं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी आरएलसी सर्किट का। अभी ये जनरल सर्किट है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई क्या होगा, जेड, और ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई जेड जो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हो सकता है एक्सी पहले हो, वो डिपेंड करता है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, करंट का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। करंट का ग्राफ जब बनाएंगे आप, समझ आ रही ना बात, तो एक चीज आप समझिए, जैसे जैसे आप यहां पे क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं आपके पास एक्सेल है और ये क्या है, एक्सी है। एक्सेल और क्या है, एक्सी है। एक्सेल और एक्सी जब आपका बराबर होगा, एक्सेल और एक्सी क्या होगा, बराबर होगा, तो उस वक्त कंडीशन किसकी होगी, रेजोनेंस की, और करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, अभी तो बनाया था इससे पहले,
समझ आ? वो ग्राफ कैसा था, इस तरह से था। अब आप थोड़ा सा फील करिएगा इस बात को, यहां से इस वाले पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सी होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। इस वक्त एक्सएल बराबर होगा किसके, एक्सी के। एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। अच्छा एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अच्छा इस वाले पोर्शन में, इधर वाले पोर्शन में फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो ओमेगा एल क्या होगा, कम। अरे फ्रीक्वेंसी कम होने पे ओमेगा एल क्या होगा, कम, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इधर वाले पोर्शन में एक्सी क्या है, बड़ा है, और एक्सएल क्या है, छोटा है। और इधर वाले पोर्शन में क्या होगा, एक्सएल क्या होगा, इधर वाले में एक्सएल क्या होगा, बड़ा होगा, और एक्सी क्या होगा, छोटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा अगर एक्सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है तो ईएमएफ सी बड़ा है किससे, ईएमएफ एल से, और यहां पे ईएमएफ एल बड़ा है किससे, ईएमएफ सी से ना। ये दो बातें हो गई। अच्छा ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इधर वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है मतलब ओमेगा नॉट से कम है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है, अगर ओमेगा जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है ना, फ्रीक्वेंसी जो इस सर्किट मतलब इसके अंदर है, एलसीआर सर्किट के अंदर, वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। अगर उससे कम होगी तो उस वक्त एक्सी बड़ा होगा और एक्सएल छोटा होगा। और अगर इसका उल्टा होगा, ओमेगा बड़ा होगा किससे, रेजोनेटिंग से, ओमेगा बड़ा होगा किससे, रेजोनेटिंग से, उस वक्त कौन बड़ा होगा, एक्सएल बड़ा होगा और एक्सी क्या होगा, छोटा होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए दो। अब देखिएगा आप हेडिंग क्या डाले, ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग समझते हैं क्या होती है, ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अभी जो इससे पहले एक्सप्लेन किया था, हाँ इसी चीज को तो एक्सप्लेन किया। अरे भाई ये मान लो 10 है, ये मान लो 10 है ना। अब आप ओमेगा कम कर दोगे तो एल की वैल्यू तो फिक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से घट के 8 हो जाएगा। और ये ओमेगा कम करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इधर वाले हिस्से में कौन बड़ा है, एक्सी, और उधर वाले हिस्से में कौन बड़ा है, एक्सएल, और इस वाले लाइन पे कौन बराबर है, दोनों। यहां तक क्लियर है। अब आप देखिएगा एक चीज आप सोचिए, ये दो पॉइंट, इससे यहां पे करंट क्या पढ़ी जाएगी, मैक्सिमम। यहां पे करंट क्या पढ़ी जाएगी, मैक्सिमम। तो अगर यहां पे करंट मैक्सिमम पढ़ी जाती है तो इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, एक पॉइंट आएगा और इस तरफ एक पॉइंट आएगा। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जब करंट घट करके इस वाले पॉइंट पे कितनी होगी, आई नॉट बाई √2 हो जाए। अच्छा यहां पे कितना थी, आई नॉट, यहां पे कितना थी, आई नॉट। आई नॉट से घट करके ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे करंट कितना हो गई है, जिसपे करंट कितना हो गई, आई नॉट बाई √2। तो जब करंट आई नॉट बाई √2 हो गई तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी f1 होगी, और यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f2 होगी। नहीं समझ आई बात, यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f1 होगी, और यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f2 होगी। अब आप देखिएगा इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं। इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। ध्यान से सुनना, करंट यहां पे क्या है बताइए, मैक्सिमम। मैक्सिमम से करंट घटते हुए कहां पे पहुंच जाए, ऐसे पॉइंट कितने होंगे, दो होंगे। उन दोनों पॉइंट्स के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। जैसे एक एलसीआर सर्किट ये थी, उसकी करंट का मैंने डायग्राम बनाया। अच्छा कैसे डायग्राम बनता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करा करा के, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करते हैं, एक टाइम आता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में सर्किट किस में चली जाती है, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये एक एलसीआर का डायग्राम है। ऐसे कई एलसीआर का अलग अलग डायग्राम होगा। तो जिसकी बैंडविड्थ कम होगी, जिसकी बैंडविड्थ क्या होगी, कम होगी, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी अच्छी ट्यूनिंग का माना जाएगा वो सर्किट। ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, जैसे रेडियो ट्यून करते हैं ना, वैसे ये भी क्या होता है, इसकी अगर एलसीआर सर्किट बहुत ही क्लोज है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
एलसीआर सर्किट है ना, ये क्या है, एलसीआर सर्किट। अगर मान लेते हैं एक डायग्राम और ऐसे बना दूं तो थोड़ा सा इसमें वो हो जाएगा हौच पौच, ऐसे बना देता हूं मैं ऐसे। अच्छा, इसकी बैंडविड्थ बताइए, कम हो गई ना, तो जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, वो जल्दी रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज, आप रेजोनेंस कंडीशन का फायदा मैं आपको बताऊं ताकि ज्यादा फील आए आपको। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है किसके, एक्सी के। जैसे मान लेते हैं ये फैन है, फैन में दो चीजें लगी हुई है, रेजिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, जेड की वैल्यू कुछ आ रही है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आएगा। अभी एक्सी नहीं है, तो ये जो आप लगाते हो ना कंडेंसर, क्या लगाते हो, कंडेंसर, कंडेंसर की वैल्यू जो होती है एक्सी की वैल्यू, वो बराबर हो जाती है किसके, एक्सएल के, जिसकी वजह से ये जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और पंखा तेज चलने लगता है। समझ आ रही ना? तो ये यही चीज क्या है, ट्यूनिंग है। यही चीज क्या कहलाती है, ट्यूनिंग कहलाती है। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर एक्सएल की वैल्यू बराबर है किसके, एक्सी के, तब जेड क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर ये इसी के आसपास भटकेगी, बैंडविड्थ कम होगी ना, बैंडविड्थ क्या होगी, कम होगी। तो बैंडविड्थ कम होगी तो थोड़ा बहुत ट्यून करोगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तुरंत किस में चला जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में, और करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो ट्यूनिंग खराब होगी, पूरा ऐंठना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ आए? तो अच्छी ट्यूनिंग के लिए बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यही मैं समझा। तो बैंडविड्थ क्या होती है, किसका किसका डिफरेंस होता है बैंडविड्थ, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का, और वो फ्रीक्वेंसीज कब होती है, जब करंट मैक्सिमम का कितना हो जाती है, 1/√2 टाइम्स हो जाती है। समझ आए? जब करंट मैक्सिमम से घट करके कितना होती है, तो ऐसे कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है ω2 माइनस ω1 बराबर होता है किसके, R/L के बराबर होता है ना। अच्छा, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2πf2, इसको क्या लिख सकते हो, 2πf1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L हो जाए। अच्छा, यहां से 2π कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा। f2 माइनस f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू R/2πL हो जाएगा। ये किसके फॉर्म में है, बैंडविड्थ का। कभी कभी दो तरह से बुकें लिखी होती है, ज्यादातर बुकें इस पे लिखी हुई है, बैंडविड्थ किसे कहते हैं, ω2 माइनस ω1, और कभी कभी ऐसे लिखा होता है, ये भी क्या कहलाएगा, दोनों क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है और ये साइक्लिक फ्रीक्वेंसी के। ये डेरिवेशन है, बहुत लंबी है, इसको रट ही लो ज्यादा बेहतर। कितने के बराबर होता है, R/L के। जब सॉल्व करोगे, बहुत लेंदी है इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूं। तो ये यहां से ये दो फार्मूले हो गए, इसको क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ ना, क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, 1 मिनट सुनना, अगर रेजिस्टेंस कम हो तो बैंड विड्थ क्या होगी, ज्यादा। अबे रेजिस्टेंस कम होगा तो बैंड विड्थ क्या होगी, कम होगी। तो बैंड विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस के। समझ आ रहे? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बैंड विड्थ ज्यादा होगा, ये बात याद रखिए, इसको कर लीजिए। चलो अगला देखते हैं। खैर, तो ट्यूनिंग समझ आ गई ना। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या कह रहे हो, क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर देखिएगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है असल में, इस पे एक बात बताऊंगा ऑफिस में, इसीलिए नहीं बनवाता मैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर को Q से दिखाते हैं, और इसका दूसरा नाम शार्पनेस भी होता है। क्या होता है, शार्पनेस, शार्पनेस होता है। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 1 मिनट, अबे बार बार लेक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंड विड्थ क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो मैंने आपसे बताया था ना, अगर बैंड विड्थ कम होती है तो ट्यूनिंग अच्छी होती है, ट्यूनिंग अच्छी होती है। तो अगर ट्यूनिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो क्वालिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बैंड विड्थ के। बैंड विड्थ जितना ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा क्वालिटी क्या होगी? इसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। तो अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? ओमेगा नॉट। और बैंड विड्थ कितने के बराबर होती है? बैंड विड्थ, बैंड विड्थ का फार्मूला अभी लिखा था, कितने के बराबर होती है? वो वाला फार्मूला आर बाई एल। आर बाई क्या हो जाएगा? ऊपर एल ना। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और डिफाइन नहीं कर सकते यहां से, एक मिनट। क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला ये नहीं बन सकता, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा बताइएगा। ओमेगा नॉट एल मतलब क्या होता है? एक्सएल, एक्सएल डिवाइड बाई आर। लेकिन एक्सएल कौन सी कंडीशन का चाहिए? रेजोनेंस कंडीशन का। समझ आ रही ना? तो रेजोनेंस कंडीशन का एक्सएल डिवाइड बाई आर भी क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखिएगा क्वालिटी फैक्टर का, ओमेगा नॉट एल बराबर होगा किसके? थोड़ा सा बताइएगा। 1 डिवाइड बाई ओमेगा नॉट सी के बराबर। तो यहां पे आप रख सकते हो ओमेगा नॉट एल की जगह पे, तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला आ जाएगा, कितने के बराबर होगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर ना। ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टर के फॉर्म में, ये इंडक्टर और रेजिस्टर के फॉर्म में। समझ आ? एक और फार्मूला हम बना सकते हैं यहां से, ध्यान से देखना। एक और फार्मूला, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पढ़ के बताइए, अभी कॉपी में लिखा हुआ है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल सी, और यहां पे क्या है? एल डिवाइड बाई आर। अच्छा, ये एल को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट एल, अंडर रूट एल। तो एक अंडर रूट एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा? रूट एल। नीचे क्या बचेगा? सी। तो ये क्या हो जाएगा? रूट एल बाई सी इंटू 1 बाई आर। ये तीन फार्मूले में से कोई भी ऐसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। समझ गए ना? ये किसका फार्मूला हो गया? क्वालिटी फैक्टर का। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? ये देखिए इसमें क्या क्या चीज है। इस वाले फार्मूले में देखिए एल सी आर तीनों है ना, एल सी आर है। और ये वाला क्वालिटी फैक्टर किस पे है? सी और आर पे। ये वाला क्वालिटी फैक्टर किस पे है? एल और आर पे। तीन फार्मूले बन सकते हैं, एक ही से तीनों बना सकते हो आप। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं इसी पे कराता हूं। इसमें देखिए, अच्छा क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अंडर रूट एल, इंडक्टेंस के ना। और क्वालिटी फैक्टर इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ? कैपेसिटेंस के साथ। क्वालिटी फैक्टर इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ? आर के साथ। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिएगा और आप आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। ठीक है? मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाएगा बस देख करके। ठीक है? लिख चुके हैं आप? इसको देखो, इसको बताओ। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल बाई सी। इनवर्स रिलेशन कैसा है? इंटू 1 बाई आर। अब आप देखो सबसे ज्यादा जिसका एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। बेटर ट्यूनिंग मतलब क्वालिटी। ठीक है? तो बेटर ट्यूनिंग कौन सा? ये वाला ना, यही सही होगा। समझ आ रही ना? आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और सी की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो यही ऑप्शन दिख रहा है, इसको कर लीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन। नहीं, रख के देखना। हाँ, सब ए लिखा हुआ है।
लिख चुके हैं आप? 1 मिनट में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं फिर आप लिख लोगे, क्योंकि अगर आवाज होने लगी तो फिर दिक्कत होगी, है कि नहीं? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं अब लगातार करा देता हूं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, ठीक? इसमें मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, इसमें 2 ऑप्शन सही है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ये भी सही है ना? और कौन सा सही है? ए वाला भी सही है ना? समझ आ रही ना बात? तो कितने ऑप्शन सही है इसमें? 2, ठीक है? नेक्स्ट बताऊं? इसमें कुछ बताने की कोई खास जरूरत नहीं थी, ये फार्मूला आपको रटा हुआ है तो हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये वाला ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट में रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंस ऑफ ए सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन। एलसी कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? ये रिएक्टेंस है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हमने एक्सएल और एक्सी का ग्राफ देखा है। किसका देखा है? एक्सएल और एक्सी का। तो एक्सएल और एक्सी का ग्राफ अगर आपने देखा है तो एक्सएल का ग्राफ कैसा था देखिएगा, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ था, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऐसे स्ट्रेट लाइन था, और एक्सी एक्सी जो था वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा था, इस तरह से। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए, सबसे पहले मैं इस ग्राफ के लिए बताता हूं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, पहले इसको बता देता हूं, फिर उसके बाद एक और इसी तरह का ग्राफ मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? तो एक चीज आप समझिए, ये जो ग्राफ है ना, ये रिएक्टेंस वर्सेस क्या है? फ्रीक्वेंसी है, जिसमें कौन कौन है? एल और सी है, 2 चीजें हैं। तो अब आप देखिए इन दोनों में से, अरे यार, ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं, एक एक्स नेट इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी ना, ये होगा, ये रिएक्टेंस है ना, किसके किसके कॉम्बिनेशन का? एल और सी के कॉम्बिनेशन। अच्छा, एल और सी अपोजिट होते हैं, फेजर डायग्राम याद है ना? ये इधर एक क्या होता है? एक्सएल, और इधर क्या होता है? एक्सी। तो दोनों एक लाइन में अपोजिट में है, तो या तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा या तो एक्सी माइनस एक्सएल होगा, 2 में से एक होगा। समझ है? और ये भी देख लेंगे ये ग्राफ है किसका, अभी हमें समझ आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो अगर ये ग्राफ है तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिएगा, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0, मतलब इनिशियल कंडीशन में। तो इनिशियल कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल क्या होगा? 0। अगर एक्सएल 0 होगा लेकिन एक्सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो एक्सी इनफाइनाइट होने की वजह से एक्स नेट क्या होगा? इनफाइनाइट ना। एक्स नेट क्या होगा? इनफाइनाइट। और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगी तो एक्सएल क्या होगा? इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो तब भी एक्स नेट क्या होगा? तो ये एक्स नेट का ग्राफ है। तो इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी एक्स नेट क्या हो? इनफाइनाइट। और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तब भी एक्स नेट क्या हो? इनफाइनाइट। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हो बी वाले को, तो यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म, 0 पे आके खत्म, तो ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? गलत है। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा इसमें ये वाला ग्राफ, ये वाला आप पहचानते हो, ए वाला किसका है? स्ट्रेट लाइन है, तो इसको क्या होना चाहिए? अच्छा, 0 से शुरू है और कहां जा रहा है? इन्फिनिटी। कहां से कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, तो ये भी क्या है? गलत है। समझ आ रही ना बात? अब बात आती है, एक चीज आप देखिएगा, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा? ध्यान से देखना, जब f0 था तो f0 था, ये टर्म क्या था? 0, और ये टर्म क्या था? इनफाइनाइट, तो ये माइनस इन्फिनिटी था। समझ आ रही ना बात? और जब f इन्फिनिटी है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये कौन सा है? प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों में से प्लस और माइनस इन्फिनिटी कौन है? डी वाला, तो ये वाला सही हो जाए। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? देखो ये क्या है, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्स नेट क्या है? इनफाइनाइट, और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तब एक्स नेट क्या है? इनफाइनाइट। तो ये वाला ग्राफ भी देखिए, इनिशियली इन्फिनिटी बता रहा है और फाइनली भी क्या बता रहा है? इन्फिनिटी।
और ये डी वाला जो है इनिशियली इंफिनिटी और फाइनली इंफिनिटी वाला। बस दोनों में से सही कौन सा होगा? अगर एफ 0 होगा तो ये ओमेगा एल क्या होगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट कैसा होगा? माइनस। और ये वाला जब एफ इंफिनिटी होगा तब ये क्या होगा? एफ इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी होगा और ये क्या होगा? 0। तो कैसा होगा? प्लस इन। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कौन सा जा रहा है? ये वाला, डी वाला। समझ आ रही ना बात? इसलिए कौन सा सही है? डी वाला सही है। अब एक चीज आप समझिए, अगर आपसे पूछ लेता ये एक्सएल माइनस एक्सी ग्राफ है या एक्सी माइनस एक्सएल ग्राफ है, समझ आ रही ना बात? तो लॉजिकली ध्यान से देखना, बढ़िया से समझिएगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं माइनस एक्सएल, ये कौन सा ग्राफ है? प्लस एक्सएल का ना। तो अगर माइनस एक्सएल का बनाओगे तो ये माइनस एक्सएल ना, ये माइनस एक्सएल होगा। तो माइनस एक्सएल का ग्राफ कैसा होगा? ऐसे लीनियर होगा ना, इस तरह से, जैसे ये प्लस एक्सएल का। ऐसे माइनस एक्सी का बनाइए, माइनस एक्सी का बनाइए, तो ये माइनस एक्सी और ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एफ ना। क्लियर रहेगा ना? अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? माइनस एक्सी का। अच्छा, इनिशियली क्या है? इंफिनिटी, और फाइनली क्या हो रहा है? घट के 0। तो ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ। कोई दिक्कत? ये प्लस एक्सी का है और ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्सएल का और ये। अब आप ध्यान से देखना, जब इन दो ग्राफ को आपस में आप जोड़ोगे, इन दो ग्राफ को जब आपस में जोड़ोगे ना, इनके कॉम्बिनेशन से, ये प्लस एक्सएल है और ये क्या है? प्लस एक्सी। तो इसका ग्राफ तो है नहीं, या तो एक्सएल माइनस एक्सी होता है या तो एक्सी माइनस एक्सएल होता है। तो चलिए, ये एक्सएल है और ये क्या है? एक्सी है। इन दोनों को कंबाइन करिए तो आपको पता है ग्राफ कैसा बने। पहले मैं वो वाला दिखा देता हूं जो बना हुआ है। अच्छा, ये वाले में क्या होगा? ये क्या है? माइनस एक्सएल और ये क्या है? इन दोनों को कंबाइन करिए तो यही वाला ग्राफ बनेगा। समझ आ रही ना बात? इन दोनों को कंबाइन किया तो इसमें कौन प्लस है? एक्सी क्या है? प्लस, और एक्सएल क्या है? माइनस। तो ये एक्सी माइनस एक्सएल का ग्राफ। अगर आपसे जानते हैं क्या पूछता? एक्सएल माइनस एक्सी का ग्राफ, तो ये ऐसे होता, ऐसे होता। समझ आ रही ना? शुरुआत कहां से करोगे? ये किसका ग्राफ है बताइए? एक्सएल माइनस एक्सी। इनिशियली कहां से शुरू हो रहा है ग्राफ? माइनस एक्सी से। एक्सी क्या है यार? माइनस। तो ये माइनस वाला यहां तक और फिर उसके बाद ये वाला आगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ आए? और ये वाला किसका कॉम्बिनेशन है? ये किसका है? एक्सी माइनस एक्सएल का। कर लीजिए, ये दोनों ग्राफ पूछा जा सकता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? लॉजिकली मैंने पढ़ा दिया है, आपको याद। अच्छा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यहां पे क्या चीज बराबर होगी? एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए। नेक्स्ट करा दें? एक बार देख लीजिए, आप जहन में बैठ जाए पूरी तरह से, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला करा देता हूं। समझ गए हो ना बढ़िया से? अगला बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप आराम से लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है। कह रहा इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2, V1 एंड V2 कितना है? 300 वोल्ट। पहले इसको निपटा देते हैं। V1 कितने के बराबर है? 300 वोल्ट, और V2 कितने के बराबर है? 300 वोल्ट। अच्छा, ये बताओ, EMF इंडक्टर, EMF कैपेसिटर, ये दोनों क्या है? बराबर। अगर बराबर है तो किसमें है? रेजोनेंस में। तो मतलब ये दोनों सर्किट से क्या हो गए? हट गए। अब बचा सिर्फ कौन? एक बचा। अब कह रहा है दी रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको बताया है, 1 मिनट रुको, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है। ये वोल्टेज किसके अबाउट है? रजिस्टर के अबाउट। तो मैंने आपको बताया जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर बचेगा तो जो रीडिंग बैटरी की होगी वही होगी। तो वोल्ट मीटर का आंसर कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? वोल्ट मीटर की रीडिंग और किसकी बताना है? अमीटर। अमीटर करंट, मतलब क्या? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टर। ईएमएफ बैटरी का कितना है? 220, और रेजिस्टेंस कितना है? 100। कितना आंसर आ जाएगा? 2.2। और ये ईएमएफ कौन सा होगा? जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? आरएमएस। तो करंट भी क्या होगी? आरएमएस। कितना आ जाएगी? 2.2 एम्प। बस आंसर हो गया।
नहीं समझ पाए? क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? इसको एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वही रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझ आ रही ना बात? मतलब जो बैटरी का ईएमएफ होगा वही किसका होगा? रजिस्टर का होगा। तो इसमें तो सिंपल सा था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अमीटर की रीडिंग बताइए, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। हो गया? ये वाला देखिएगा, ये दो क्वेश्चन खाली उसी फार्मूले पे हैं। देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एल विच द करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट सी इज इक्वल टू इतना, ओमेगा इज इक्वल टू इतना। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? इंडक्टर की। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/LC। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? एल की ना। एल छोड़ दीजिए, ओमेगा और सी नहीं दिया हुआ है, रखो, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? आ जाएगा ना? अबे अभी लेगा ये, ऑसिलेट करें, लिखा नहीं है ना खास। ले लो ले लो जल्दी। समझ आया ना? अच्छा, ये क्वेश्चन किस पे था? इंडक्टर पे। अगला क्वेश्चन सेम फार्मूले पे है, कैपेसिटेंस पूछा है, सी पूछा है। क्या पूछा है? सी पूछा है। एक मिनट मालिक, हो गया? समझ गए ना? रख ले जाओगे, वैल्यू हो जाएगी ना। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। इन एन इंडक्टर, इंडक्टेंस दिया हुआ है, मिली हेनरी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेना हेनरी में। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वेरिएबल है। अब कह रहा है एंड एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज, मतलब 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निपटा दिया। दी वैल्यू ऑफ दी कैपेसिटेंस सो दैट, कैपेसिटेंस पूछा है सी की वैल्यू, सो दैट मैक्सिमम करंट में बी ड्रॉन इनटू द। अच्छा, जैसे मैक्सिमम करंट पूछा तो समझ गए हम किसका क्वेश्चन है? रेजोनेंस का। अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/LC। सी की वैल्यू पूछ रहा है, इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है एल की वैल्यू, और ओमेगा कैसे दिया हुआ है? एफ के फॉर्म में। एफ को क्या कर दोगे? 2πf कर दोगे, बस आंसर हो जाएगा। पिछले वाले में एल पूछा था, इसमें क्या पूछा है? सी पूछा है। ठीक है, कर लो इसको। समझ गए ना? नेक्स्ट करा दूं? बस, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है सर। ठीक, हाँ, इस पे अब एक बात पावर की कर लेते हैं, इसीलिए मैंने पावर नहीं बताया था। चाहे जिस सिचुएशन में हो, पावर के दो फार्मूले हमने रटे हैं ना, चाहे आरएलसी सर्किट हो, चाहे आरएल हो, चाहे आरसी हो, सबके लिए पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है? आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू क्या होता है? आर, या तो फिर दूसरा एवरेज पावर का फार्मूला होता है ईएमएफ आर एम एस डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर होता है। ये दो फार्मूले होते हैं, समझ आए? इसमें से देखिए कौन सा सही है, सीधा सा। समझ आ रही ना बात? चाहे रेजोनेंस कंडीशन में हो, चाहे जैसे हो, एलसीआर सर्किट के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। इसमें कोई दिक्कत कर ले जाओगे ना? बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, ले चुके ना फोटो? ये वाला देखिए, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही रफ सा क्वेश्चन है। इन एन एसी सर्किट द करंट गिवन, ये करंट इतना है एंड पोटेंशियल ये दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है? पावर कंजम्पशन। क्या चीज पूछ रहा है? पावर। अच्छा, ये मेंशन नहीं है ना कौन सी सर्किट है, तो पावर का जनरल फार्मूला कल मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन कराया था। ये क्या होता है? ईएमएफ आरएमएस आई आरएमएस इनटू क्या होता है? कॉस फाई। अच्छा, फाई किसके बीच में एंगल होता है? करंट का फेस और, करंट का फेस और किसका?
वोल्टेज का फेज, दोनों के में फेज डिफरेंस कितने के बराबर है बताइए? फाई की वैल्यू कितना है? π/2। अच्छा cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पावर कितना हो जाएगी? 0। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का, देख रहे हैं नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ले लीजिए। चलो हो गया, अगला देखिए। ये क्वेश्चन, ये वाला आप बताइए आंसर कॉपी में। फिर करंट की इक्वेशन दी हुई है कि नहीं? इन एन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ईएमएफ की इक्वेशन ये है, ये ईएमएफ हो गया और ये क्या हो गया आपको? करंट हो गया। करंट की इक्वेशन दी हुई है द एवरेज पावर ना, एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ आरएमएस इनटू आई आरएमएस और कॉस फाई। इस बार सच में फेज डिफरेंस दोनों के बीच में फाई है, करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितने के बराबर है? फाई, तो ये कॉस फाई ही रहेगा। अच्छा आरएमएस को क्या लिख सकते हो? ईएमएफ नॉट डिवाइड बाई √2, ये मैक्सिमम ईएमएफ, और इसको क्या लिख सकते हो? आई नॉट डिवाइड बाई √2, और ये क्या हो जाएगा? कॉस फाई। √2 क्या हो जाएगा? 2 कॉस, पहला हो, समझ गए ना? हम फोटो ले लें, 2-3 और है, लिख चुके ना? एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये वाला, ये ग्राफ के ऊपर है। इस क्वेश्चन में वैसे सही मायने में ना चलो खैर इसको करते हैं। द करंट आई इन एन एसी सर्किट इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन बिलो। अच्छा करंट आई इन द एसी सर्किट इंडक्टेंस कॉइल, सिर्फ प्योर इंडक्टर कॉइल है, सिर्फ क्या लगी हुई है? प्योर इंडक्टर। उस इंडक्टर कॉइल का बैटरी से, एसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ये आया, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ये है। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ये है तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का वेरिएशन मतलब करंट और टाइम का ग्राफ दे करके ईएमएफ और टाइम का ग्राफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि अगर इंडक्टर सर्किट होती है तो करंट का फेजर इधर होता है और ईएमएफ किधर होता है? कितने डिग्री पे होता है इंडक्टर का? 90 डिग्री पे। तो करंट अगर 0 से शुरू हो रही है तो ईएमएफ कहां से शुरू होना चाहिए? कितने से? 90 से ना। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ही तो दिख रहा है, समझ आ रही ना? करंट जब प्योर इंडक्टर होता है तो करंट से कितना एंगल पे होता है? फेज डिफरेंस कितने का होता है ईएमएफ का? 90। तो करंट कहां से शुरू हो रही है? 0 से। तो ईएमएफ कहां से शुरू होगा? 90 से। तो 90 से शुरू होगा मतलब फेज डिफरेंस कितने का है? 90। तो ये ईएमएफ कहां से शुरू हो रहा है? 0। ये भी गलत, ये भी कहां से? 0। ये भी गलत, ये भी कहां से? 0। कहां से शुरू होना चाहिए? 90 से। समझ आ रही ना बात? कर ले जाओगे ना? ठीक है, अभी बहुत कम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। अब ये क्वेश्चन है, बताओ, ये वाला तो होमवर्क है, इसको छोड़, ये तो करा चुका, ये वाला नहीं। 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको थ्योरेटिकल करा रहा हूं, ये वाला मैंने इसको थ्योरी को पढ़ाया था। 1 मिनट रुको, एक बैच में पढ़ाया था और एक बैच में इसकी थ्योरी थोड़ा सा 1-2 बातें रह गई थी, उसको मैं बता देता हूं पूरा कंप्लीट इस क्वेश्चन के थ्रू। इसीलिए मैंने मतलब पूरी बातें नहीं बताई थी, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। 1 मिनट सुनना मेरी बात। एक होता है हॉट वायर अमीटर। क्या होता है? हॉट वायर, अबे सही से सुनना, अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे। हॉट वायर अमीटर, और एक होता है कौन सा? गैल्वेनोमीटर या अमीटर। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर।
इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहला इसका क्या होता है, 1 मिनट, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डीसी करंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? डीसी करंट के लिए, ये मैंने लिखाया था। और हॉट वायर वाला जो होता है वो एसी करंट के लिए होता है। किसके लिए? एसी करंट के लिए। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि ये डीसी भी मेजर कर सकता है, ये डीसी करंट भी क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। ये एसी नहीं कर सकता, मूविंग एसी नहीं कर सकता, लेकिन हॉट वायर क्या कर सकता है? एसी भी कर सकता है और डीसी भी कर सकता है। समझ आ रहे ना? और दूसरी खासियत इसकी ये होती है, ये वाला जब आपने पढ़ा था सेंसिटिविटी नाम से, एक करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी नाम से, अच्छा उसमें आपने जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था तो मैंने बताया था टॉर्क कांस्टेंट है। टॉर्क कैसा था? कांस्टेंट। तो टॉर्क कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब अच्छा ये बताओ, अमीटर क्या करता है? ऐसे ऐसे 0 लिखा होता है, यहां से रीडिंग पड़ता है ना 0 एम्पियर से, ऐसे यहां पे रीडिंग लिखी होती है ना, तो इसका हर एम्पियर पे इक्वल डिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है? इक्वल डिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें कैसा होता है? लीनियर डिफ्लेक्शन। इसमें कैसा होता है? लीनियर डिफ्लेक्शन। और इसका कैसा होता है? इसका लीनियर होता है। और इसका डिफ्लेक्शन कैसा होता है? नॉन लीनियर। ये वाली बात याद रखिएगा, अभी देखिए इसी पे क्वेश्चन है। इसका कैसा होता है? नॉन लीनियर। और एक इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये लीनियर और ये कैसा होता है? नॉन लीनियर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टॉर्क। किस पे काम करता है? टॉर्क। टॉर्क। और ये क्या, किस बेसिस पे है? हीट लॉस। किस पे है? हीट लॉस बेसिस पे। अब इन दोनों बातों को समझो, ये जो बातें लिखी हुई, अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है पढ़ के? है हॉट वायर अमीटर आर यूज्ड टू मेजर, कौन सा होगा? बोथ एसी एंड डीसी। अच्छा कहां पे है? ये आर है। समझ आ रही ना? बोथ एसी और डीसी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। 1 मिनट रुको, इतनी जो थ्योरी पढ़ाई है ना, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इस है क्या हुआ। देख लो देख लो, हो गया ना? इसको बताइएगा तब हमें समझ आ जाएगा कि आपने सही से पढ़ा है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, ये इतना मैं कह, और 2 गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, एसी मीटर कैन मेजर डीसी। ये बात सही है कि नहीं? सही है, एसी वाला कर सकता है। और इफ एसी मीटर मेजर्स डीसी, जब एसी किसको मेजर करता है? डीसी को, देयर स्केल मस्ट बी लीनियर। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि कैसा होता है? नॉन लीनियर। तो ये बात क्या है? गलत है। अगली देखिए, एसी एंड डीसी मीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। एसी वाला हीटिंग इफेक्ट पे है, डीसी वाला नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए, एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये बात सही है, आरएमएस वैल्यू बताएगा। समझ आ रही ना बात? है? तो ये 2 करेक्ट हैं, ये दोनों इनकरेक्ट है। समझ आ रही ना बात? एसी मीटर जो वैल्यू मेजर करेगा वो किस में करेगा? आरएमएस में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? एक साथ 2 थ्योरी हो जाएगी। कौन मोबाइल है भैया? नहीं लिए क्या? हो गया मेरा क्या? ये आखिरी क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ए ट्रांजिस्टर ऑसिलेट यूजिंग ए रेजोनेंट सर्किट। 1 मिनट, कौन सी सर्किट है? रेजोनेंट। रेजोनेंट मतलब एलसीआर सर्किट है तीनों, एक्सएल बराबर है किसके? एक्सी के। विथ एन इंडक्टर, 1 मिनट यार, 1 मिनट का, विथ एन इंडक्टर एल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर सी इन सीरीज। इंडक्टर और कैपेसिटर ये सब किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। और कंडीशन कौन सी है? रेजोनेंट की।
तो अगर रेजोनेंट कंडीशन है तो आपसे कह रहा है अगर हम क्या करते हैं, इफ L इज डबल्ड, L को क्या कर दो डबल और C को कितना कर दो 4 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी नई वाली कितना होगी। तो फ्रीक्वेंसी का अभी फार्मूला पड़ा है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है ना, समझ आ रही ना बात। तो अब ये बताओ, अगर आपको नई वाली फ्रीक्वेंसी बताना है तो ये 2 पाई L कितना कर रहा है आपने 2L, और C को कितना किया 4C, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 1/2 पाई अंडर रूट LC इंटू क्या होगा √8 बचेगा ना, 4 2 जा कितना होगा 8, तो √8 को अलग कर ले, ये कितने के बराबर है F के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा F/√8। बस आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। टेस्ट होगा।